नमस्कार भारतवासियों। युग नायक स्वामी विवेकानंद की इस कड़ी में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है युग नायक स्वामी विवेकानंद के इस समरी के रूप में प्रभात का संकेत। भाइयों एवं बहनों, बच्चे की बुद्धि का विकास माता पिता की गोद में बैठकर ही होता है। विशेषकर नरेंद्र के माता पिता का था अपूर्व उदार हृदय और ज्ञान समृद्धि प्रगतिशील मन। अतएव इस क्षेत्र में एक बात और भी सच है कि रामायण और महाभारत की कहानी, हिंदुओं के देवी देवताओं की कथा एवं भारत के सांस्कृतिक परंपरा के स्वरूप को उन्होंने इसी बचपन के लाड़ प्यार के माध्यम से ही ग्रहण करना शुरू किया। उनके सुकुमार मन में इन सब की गंभीर रेखा खिंच गई थी। इसीलिए परवर्ती काल में अपने व्याख्यान के प्रसंग में इन सब बातों का उल्लेख कर एवं आवेगपूर्ण सुललित भाषा में उनकी व्याख्या कर श्रोताओं को मुग्ध कर देते थे। नरेंद्र नाथ के पढ़ने का अपना ही एक ढंग था। अध्यापक महोदय पढ़ाते, नरेंद्र आंखें मूंद कर उसे ध्यान से सुनते। इतने से ही दैनिक पाठ उन्हें याद हो जाता। अपनी माता, आत्मीयजन और गुरु महोदय की कृपा से बंगला भाषा और संस्कृति में नरेंद्र ने अल्प वय में ही यथेष्ट ज्ञान प्राप्त कर लिया। खेल कूद के प्रति नरेंद्र नाथ को बचपन से ही एक स्वाभाविक प्रेम था। लिखने पढ़ने के लिए उन्हें बहुत अधिक समय नहीं लगाना पड़ता। उनकी प्रतिभा के हिसाब से नित्य 2-1 घंटा पढ़ लेना ही काफ़ी था। यथेष्ट बुद्धि के रहने के कारण स्वभावतः ही पढ़ने में उन्हें बहुत अधिक मन लगाने की ज़रूरत नहीं होती थी। वह कैसे निर्भीक थे तथा ज़बरदस्ती उनके विचारों में परिवर्तन कराना कितना कठिन था। उनके विद्यालय में एक शिक्षक बड़े क्रोधी थे। आवश्यकता का अनुभव करते ही वह छात्रों को कठोर शारीरिक दंड दिया करते थे। एक दिन वही शिक्षक एक बालक को उद्धत व्यवहार के लिए मार रहे थे। तब उनकी इस अकारण उन्मत्तता, विकट मुख भंगिमा आदि को देखकर नरेंद्र अपनी हंसी नहीं रोक सके। इसके फलस्वरूप शिक्षक का सारा क्रोध नरेंद्र के ऊपर आ गिरा और उन्हें पीटते पीटते वह कहने लगे, कहो फिर कभी मेरी ओर देखकर नहीं हंसोगे। नरेंद्र के ऐसा नहीं कहने पर शिक्षक ने और अधिक पीटना शुरू किया और दोनों हाथों से नरेंद्र के कान को मलते हुए और यहाँ तक कि कान पकड़कर ऊंचा उठाते हुए उन्हें बेंच पर खड़ा कर दिया। इससे एक काम का मतलब उनके एक कान का जो चमड़ा था वो छिल गया और खून निकलने लगा। तब भी नरेंद्र उस प्रकार की प्रतिज्ञा करने के लिए सहमत नहीं हुए और क्रोध से भर कर कहने लगे, मेरे कान मत मलिए, यानी मेरे कान को इस तरह मत दंड दीजिए। मुझे पीटने वाले आप कौन होते हैं? मेरी देह पर आप हाथ मत लगाइए, आदि आदि और भी बहुत सारी बातें। इसी समय सौभाग्यवश श्री ईश्वरचंद्र विद्यासागर वहाँ पहुँचे और नरेंद्र ने फफकते फफकते सारी घटनाएं उनसे कह सुनाई और हाथों में पुस्तक उठाते हुए कहा कि वह सदा के लिए विद्यालय छोड़कर जा रहे हैं। विद्यासागर उन्हें अपने कमरे में ले जाकर काफ़ी सांत्वना से समझाया, सांत्वना दी और बाद में इस प्रकार के दंड विधान के संबंध में और भी पता लगने पर ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने यह आदेश दिलवाया विद्यालय में कि इस प्रकार का दंड नहीं दिया जाएगा। इधर घर में भुवनेश्वरी देवी ने जब घटना का विवरण सुना तब उन्होंने दुख और क्षोभ से विह्वल होकर कहा, बच्चे को वह ऐसे विद्यालय में फिर नहीं जाने देंगी। किंतु नरेंद्र नाथ का मन तब तक शांत हो गया था और वह पहले की ही भांति
शांति से विद्यालय में जाने लगे। उनका कान ठीक होने में कई दिन लग गए थे। खेलकूद और पढ़ने लिखने के साथ ही साथ उनके चरित्र के और भी कई आयाम इसी समय खुलने लगे थे। जैसे संगीत के प्रति जन्मजात उनमें स्वाभाविक आकर्षण था। वो आलस्य विहीन थे, उनके अंदर आलस्य नहीं था। नरेंद्र का जीवन सदैव कर्म संकुल था। पिता ने उन्हें एक घोड़ा खरीद दिया था। वह घुड़सवारी में सुदक्ष हो गए थे। रोज़ शाम को घोड़े पर चढ़कर घूमने जाना उनका एक शौक था। वह अपने मोहल्ले में सबके प्रिय पात्र थे। सबके लिए उनमें अत्यंत अपनापन था। आपद विपद के समय वह सबकी सहायता किया करते थे। फिर कई बार उनके हास्य विनोद और नटखटपन से अत्यंत गंभीर स्वभाव के व्यक्ति भी हंसे बिना नहीं रह पाते। नरेंद्र नियमित रूप से शरीर को मजबूत करने के लिए नवगोपाल बाबू के अखाड़े में जाया करते थे। वस्तुतः बचपन के जितने प्रकार के गुण समवयस्कों के हृदय को आकृष्ट करते हैं, वह सारे गुण नरेंद्र के जीवन में पूर्ण रूप से वर्तमान थे। विद्यालय में पढ़ने के समय नरेंद्र नाथ की वक्ता शक्ति जागृत हो गई थी। यहाँ हम देखेंगे कि मेट्रोपॉलिटन कॉलेज में पारितोषिक वितरण के समय जो सभा हुई, उसके साथ ही एक प्रिय शिक्षक को विधिपूर्वक विदाई देने का आयोजन हुआ। तो छात्रों ने हट किया कि नरेंद्र भाषण देंगे, मतलब विदाई समारोह में नरेंद्र का अभिभाषण होगा, नरेंद्र को देना होगा। और वह उस समय अंग्रेजी सीख रहे थे। साहित्य का यत्नपूर्वक वो मतलब अंग्रेजी साहित्य में पूरा प्रयास कर रहे थे कुशलता हासिल करने की। और मित्रों के जब इसके लिए आग्रह हुआ तो वो सहर्ष इस बात के लिए स्वीकृति दे दी। निर्भीक नरेंद्र सहमत हुए और यथा अवसर उठ खड़े होकर उन्होंने आधे घंटे तक उक्त शिक्षक के स्थानांतरण से छात्रगण कितने दुखी हैं, विद्यालय की कितनी क्षति हुई है आदि विषयों पर विशुद्ध और सुललित अंग्रेजी भाषा में उन्होंने व्याख्यान दिया। उनके स्थान ग्रहण करने पर सभापति महोदय ने उनकी प्रशंसा की और बहुत दिनों के बाद स्वामी जी की वक्ता शक्ति के विषय में सुरेंद्रनाथ ने अपना मंतव्य प्रकट किया। भारतवर्ष में मैंने जितने वक्ताओं को देखा है, नरेंद्र उनमें सर्वोत्तम थे। इसमें आश्चर्यचकित होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि भगवान तभी से मानो अपने हाथों से उन्हें गढ़ रहे थे तथा अनेक सुयोग सुविधाओं के द्वारा उनकी शक्ति के उद्घाटन की व्यवस्था कर रहे थे। विद्यालय की वाद विवाद समिति में वह उत्साहपूर्वक भाग लेते। उनकी ईश्वर प्रवृत्त सुंदर आकृति, मेधा ध्वनि, गंभीर आवाज़, संगीत के समान सुमधुर स्पष्ट काव्य पाठ, सुचार वाक्य विन्यास श्रोताओं के हृदय को आकृष्ट कर लेता था। नरेंद्र ने पहले पहल अपने पिता से ही संगीत की शिक्षा शुरू की थी। सत्येंद्र नाथ मजूमदार के अनुसार उन्होंने पिता से बचपन में ही संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी और उस समय भी गाने बजाने में उनकी दक्षता कम नहीं थी। अगले अंक में बाद में हम विवेचन करेंगे। सर्वतोमुखी प्रतिभा के धनी युगनायक स्वामी विवेकानंद। आज की कड़ी में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली कड़ी में। अगली कड़ी में बने रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय भारत, जय